साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपने मोदी के खौफ से इमरान खान का पैर थर थर कांपने वाली बात तो सुनी ही होगी। आज मैं आपको इमरान खान का वो ऐतिहासिक बयान भी सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। यही नहीं, इमरान खान घुटनों के बल मोदी के आगे बैठ गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल दुनिया की हर महाशक्ति मोदी के भारत को अपनी ओर करने के लिए बेचैन है और ये बेचैनी ही मोदी का महाअस्त्र है। भले ही दुनिया की दो महाशक्तियों या दो महादुश्मनों का हित आपस में क्यों न टकरा रहा हो, लेकिन दोनों महाशक्तियां और दोनों महादुश्मन भारत को अपनी ओर खींच लेने के लिए लालायित हैं। लेकिन कोई भी महाशक्ति या कोई भी देश पाकिस्तान पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं ये पूरी कहानी आपको आगे दिखाऊं, इससे पहले आपको इमरान खान का वो ऐतिहासिक बयान सुना देता हूं। आप भी इमरान खान की ये बात सुनिए। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। यानी यूक्रेन युद्ध में रूस की गोद में जाकर तुरंत बैठ जाने वाले इमरान खान ये समझ गए हैं कि उनकी हालत कुछ इस प्रकार हो गई है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। और इसकी अगली पंक्ति है, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। दरअसल इमरान खान का सबसे बड़ा रंज ये है कि वे इतिहास के उस पड़ाव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं जब भारत के पास उसका स्वर्णिम नेतृत्व है। और यही नहीं, इमरान के अवसाद और उनकी बेचैनी पर भारत का जो उत्साह है उसके विजय को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जिसके दम पर पाकिस्तान बहुत उछलता रहता है। अब इस संगठन की जो स्थापना हुई वो 1969 में हुई। पाकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य है। और यही नहीं, जितने भी दुनिया भर में मुस्लिम देश हैं ना, वो सारे एक साथ मिलकर के उन्होंने ये संगठन की स्थापना की थी। अब जब ये स्थापना हो रही थी 1969 में, तो आप तो जानते हैं कि दुनिया में अगर दूसरा देश जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम है इंडोनेशिया के बाद, तो वो तो भारत है। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनकी भी बड़ी इच्छा हुई कि भाई इतना बड़ा संगठन बन रहा है तो हम क्यों अछूते रहें। तो उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की। और मैं आपको बताऊं कि 1969 में जो इसकी पहली बैठक हुई वो मोरक्को में हुई। मोरक्को का एक शहर है रबात। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो मोरक्को में भारत के राजदूत है ना, ये नाम क्या है, गुरबचन सिंह, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ तो करो, कुछ ऐसा करो कि अपने को भी इनविटेशन मिले। तो उन्होंने कोशिश की और इसमें उनको सफलता भी मिली और भारत को इनविटेशन आया कि आप भी आइए, हम जो ये बैठक कर रहे हैं दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं उनको लेकर के एक संगठन हम बनाने जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो उस समय थी वो बहुत खुश हुई कि चलो अपनी भी भागीदारी हो रही है। उन्होंने अपने कैबिनेट के एक सशक्त मंत्री, उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, जो बाद में राष्ट्रपति बने। मतलब आप नाम इसलिए ये याद रखिए क्योंकि वो कोई मामूली मंत्री नहीं थे, वो एक कद्दावर मंत्री थे जिनको बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया। तो वो उनको भेजा गया कि आप जाइए मोरक्को और भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान को ये बात चुभने लगी कि भारत को आप इसमें शामिल कर लेंगे। अरे मैं जब बना रहा हूं और मेरा दुश्मन नंबर 1 भारत है, मैं तो घुसने नहीं दूंगा। और पाकिस्तान लगातार इस बात पर दबाव डालता रहा कि नहीं भाई, आप भारत को नहीं इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन सारे देश एक मत थे कि चलो यार करते हैं। अब मोरक्को के रबात शहर में जो 1969 में, आप देखिए
इस मैंने संगठन के आमंत्रण को स्वीकार करके इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्री को भेजा। तैयारी हो चुकी थी, बैठक शुरू होने वाली थी रबात में। उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान अड़ा रहा और ये जो लड़ाई थी अंदरूनी वो चलती रही, इसके बाद जब बैठक शुरू होने वाली थी तो फखरुद्दीन अली अहमद जो कैबिनेट मंत्री थे उस समय, वो होटल से निकले कि अब हम चलो भाई अब बैठक में चलते हैं, ये तो एक बड़ा संगठन है जहां भारत की हिस्सेदारी है। और आप आश्चर्य करेंगे, होटल से निकलकर जब फखरुद्दीन अली अहमद उस सभा स्थल में पहुंचे तो गेट पर उनको रोक दिया गया, उन्हें अंदर ही आने नहीं दिया गया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कैबिनेट मंत्री वहां गेट कीपर ने उसे रोक दिया, बोला आप नहीं आ सकते। बोला क्यों भाई, मेरे पास इनविटेशन है, देखो ये आपने भेजा। बोला वो छोड़िए, आप नहीं आ सकते। बाद में पता चला कि पाकिस्तान अड़ गया कि अगर भारत आएगा तो हम नहीं आएंगे, और सारे मुस्लिम देशों को उसके आगे झुकना पड़ा और भारत की घोर बेइज्जती हुई। भारत के कैबिनेट मंत्री को सभा स्थल में, अच्छा आप समझिए कि अगर आपको शामिल नहीं करना है तो आप मना कर देते, भाई हम आपको नहीं बुला सकते क्योंकि पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन आपने बुलाया, आपने पूरा होटल वोटल सब भारत ने खर्च किया, और जब सभा स्थल पर पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। लेकिन अब 2019 में आइए, 1969 और 2019 में इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो हुआ, उसने पाकिस्तान के दिल को छलनी कर दिया, उसके अस्तित्व को तार तार कर दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री थे और इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया। अब पाकिस्तान को फिर ये बात चुभने लगी कि अरे ये कैसे हो जाएगा, और मुस्लिम देशों का संगठन है, भारत हमारा दुश्मन है। उसने लगातार विरोध किया। आप रिपोर्ट में देखिए 1 मार्च 2019 अबू धाबी में ये बैठक होने वाली थी, जब भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया। और पाकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य, तो वो लगातार विरोध करता रहा। उसे इस बार भी लगा कि जैसे 1969 में हमने भारत को बेइज्जत किया था, इस बार भी हम बेइज्जत कर देंगे। और आखिरी मोमेंट तक पूरी दुनिया को ये पता नहीं था कि क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे एक कैबिनेट मंत्री को वहां से भगा दिया गया था, कहीं इस बार तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये मोदी का भारत है। जानते हैं क्या हुआ? जो ये बैठक 1 मार्च 2019 को अबू धाबी में होने वाली थी, पाकिस्तान को ही बाहर कर दिया। मुस्लिम देशों के संगठन ने पाकिस्तान को बाहर कर दिया, और सुषमा स्वराज जो भारत की विदेश मंत्री थी, वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इसमें शामिल हुई, और पाकिस्तान की कुर्सी खाली रह गई। साथियों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान भारत के रोल से किस प्रकार से बिलबिलाया हुआ है, ये कहानी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब आइए दुनिया के 2 महादुश्मनों की बात करते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। ये दोनों बड़े दुश्मन हैं, और इस मुद्दे पर तो दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। अब आपको मैं बताता हूं कि मोदी जी, क्या आप जानते हैं कि मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की, और ये यात्रा 2017 में हुई। अब ये यात्रा क्यों इतने वर्षों के बाद, 69 साल के बाद हुई, इस पर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, मैं कुछ हिस्सा उसका पढ़ करके सुनाता हूं। कांग्रेस इजराइल के गठन के विचार के ही खिलाफ थी। कांग्रेस क्यों? देश में ज्यादातर वक्त कांग्रेस सत्ता में रही, और कांग्रेस को हमेशा लगा कि इजराइल से संबंध बढ़ाने का मतलब अरब देशों को खफा करना, और इजराइल से संबंध भारत में रह रहे मुसलमानों को भी पार्टी से दूर करेगा। यानी राजनयिक संबंधों की डोर का एक सिरा घरेलू राजनीति के वोट बैंक से भी जुड़ गया। मतलब चूंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है और सारे मुस्लिम राष्ट्र इजराइल के खिलाफ थे, तो कांग्रेस ने संबंध ही नहीं बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति को बदला। राष्ट्र हित में वो पहले प्रधानमंत्री बने जो जिसने इजराइल का दौरा किया। मतलब बात यही नहीं रुकी, अब प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने फिलिस्तीन की भी यात्रा की 2018 में, ठीक 1 साल के बाद। आप देखिए, इससे आर्टिकल से आपको पता चलेगा, मोदी टू बी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट फिलिस्तीन। अब मजा देखिए, पाकिस्तान क्यों छटपटाता है।
दो धुर विरोधी दुश्मन दुनिया के, इजराइल और फिलिस्तीन। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल भी चले गए, फिलिस्तीन भी चले गए, लेकिन जब वो फिलिस्तीन गए तो जो चीज़ें पूरी दुनिया को दिखी वो बड़े अचरज में डालने वाली चीज़ है। आप ये आर्टिकल देखिए कि दुनिया के दोनों महादुश्मन मोदी जी की सुरक्षा के कवच बन गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जब फिलिस्तीन गए तो इसका हेडलाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर पीएम मोदीज फिलिस्तीन विजिट, चॉपर फ्रॉम जॉर्डन, एस्कॉर्ट फ्रॉम इजराइल। मतलब जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो जॉर्डन ने अपना हेलीकॉप्टर दिया, और ये सब सुरक्षा की वजह से हो रहा था। ऐसा नहीं कि भारत के पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं था, जॉर्डन ने हेलीकॉप्टर दिया और इजराइल ने उनकी सुरक्षा की, और तब वो फिलिस्तीन पहुंचे, मतलब एक दुश्मन देश में। अब यहां पर मैं आपको रोक करके थोड़ा सा एक हट करके बताता हूं कि नेहरू, और ये आर्टिकल देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू 1960 में गाजा का उन्होंने दौरा किया था, गाजा पट्टी का। तो उन्होंने खुद बताया था कि इजराइल के फाइटर जेट ने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। यह बात उन्होंने खुद बताई। देखिए 1 अगस्त 1960 को नेहरू ने संसद को यह बताया कि किस प्रकार से वो बच गए थे। अब यहां पर किस्से में बड़ा ट्विस्ट है, ये इतना आसान नहीं है। दरअसल जब इजराइल की स्थापना हुई तो नेहरू ने कभी मान्यता ही नहीं दी। मतलब आइंस्टीन ने भी उनको काफ़ी गुजारिश की कि भैया इजराइल एक देश है, नेहरू इस बात को मानते ही नहीं थे। उन्होंने कभी इजराइल का साथ नहीं दिया, हर मुद्दे पर विरोध किया। और ये वही इजराइल है जब 1962 के युद्ध में चीन भारत को मतलब इतनी तबाही मचा रहा था, तो इसी इजराइल ने मदद की थी। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की सरकारों ने बेशर्मी की हद पार कर दी। कभी ना तो इजराइल को मान्यता दी, ना उसके साथ दोस्ती गांठी, मतलब सारे रिश्ते को कांग्रेस की सरकारों ने तार तार कर दिया। अब इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो मोदी की नीति है ना, उसका एक दूसरा पहलू दिखाता हूं। जब फिलिस्तीन पहुंचे, 1 साल पहले इजराइल गए, 1 साल बाद फिलिस्तीन गए, तो जब वो फिलिस्तीन गए तो फिलिस्तीन ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को नवाजा। और ये देखिए, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। और हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि जब वो इजराइल गए थे तो इजराइल ने अपने यहाँ एक फूल का नाम मोदी रख दिया। और जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि जब भी उस देश में ये फूल खिले तो इजराइल के लोगों को मोदी की महक महसूस हो सके। और ये फूल का नाम क्या था ये भी देख लीजिए, इजरायली क्राइसेंथेमम ये फूल का नाम है, जिसका नाम मोदी रख दिया इजराइल ने। अब जरा उस खबर पर आइए जो पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह चुभी। जब मोदी जी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया तो पाकिस्तान को लगा, इमरान खान को लगा कि मोदी जी ने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया है। वो उनको लगा कि ये तो मौका है, एकदम डिस्क्रेडिट कर दो मोदी जी को, भारत को बर्बाद कर दो, अलग थलग कर दो। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान, यही इमरान खान अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, न जाने कहाँ कहाँ दौड़े भागे, और फिर उनकी जो उम्मीद थी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पर टिक गई। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें तो दूर होना, माने पूरी होना दूर की बात है, उल्टा सऊदी अरब से रिश्ते खराब हो गए। और आप आर्टिकल में देखिए, और यही नहीं, पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया तो उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। और ये सब मोदी नीति की वजह से हो रहा था। आप ये आर्टिकल देखिए कि कर्ज में जो पाकिस्तान डूबा हुआ है उसको 1 साल के भीतर $3 अरब का कर्ज चुकाना पड़ा, और चीन से भीख मांगनी पड़ी थी। कई आर्टिकल हैं, आप देखिए, इन आर्टिकल से आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। अब आइए यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और सारी घटनाओं को एक साथ लेकर देखिए, जहां इमरान खान का दर्द रह रहकर बार बार निकल रहा है। और हम जानते हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, इमरान खान ने क्या किया? तुरंत, मतलब युद्ध शुरू हुआ और रूस की गोदी में जाकर बैठ गए, पुतिन के पास चले गए कि जी मैं तो आपका सबसे बड़ा साझेदार हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन पुतिन ने भाव ही नहीं दिया, कुछ नहीं। ये आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं।
लेकिन भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा। मोदी जी ने एकदम ऐसा स्टैंड लिया जो पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं लिया, एकदम न्यूट्रलिटी और भारत के हितों को ही सर्वोपरि रखना। आप देखिए इस प्रकार की कई लेख जो हैं वो मीडिया में आपको दिख जाएंगे। अब इस न्यूट्रलिटी में भारत का हित कैसे सर्वोपरि रहा, ये बात आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब अपने यहाँ कुछ, इसके लिए मैं आपको इमरान खान का बयान सुनाता हूँ दोबारा से, और ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ इस देश में कई लोग ऐसे हैं, कई मीडिया वाले ऐसे हैं जिनको भारत के लोगों की बात समझ में नहीं आती, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों की बात समझ में आती है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान एक बार फिर से सुनिए, मैं सुनाता हूँ। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। अब देखिए कि इस युद्ध में रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कई बार रूस के खिलाफ जो है प्रस्ताव पेश किए गए, पारित भी हुए, और भारत ने न्यूट्रलिटी का मतलब रास्ता अपनाया। हर प्रस्ताव पर भारत दूर रहा और अपने हितों को ही उसने माना और आगे बढ़ाया। आप देखिए कई सारे लेख आपको मिल जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर संयुक्त राष्ट्र में, फिर वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हुई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से 3 बार बातचीत की है, आप देख लीजिए। और एक तरफ जहां पुतिन से बात कर रहे थे, पुतिन के खिलाफ सारे प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा भारत, वहीं क्वाड की भी बैठक हुई। क्वाड एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, फिर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष ने, जो बाइडेन भी थे, ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और ये चारों ने बैठ करके बातचीत की। और ख़ास बात यह है कि रूस के खिलाफ इन सभी देशों ने बिगुल फूंका हुआ है, लेकिन इन लोगों ने माना कि भारत की नीति, भारत का जो तर्क है वो सही है और भारत राष्ट्र हित में कदम उठा रहा है। ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया ने मानी। अब एक दिलचस्प पहलू देखिए कि जहां इस युद्ध से पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई, दाम बढ़ गए, वहीं भारत को इसका उल्टा फायदा हुआ। भारत को न केवल अधिक मात्रा में तेल की आपूर्ति हुई रूस ने की, बल्कि रूस ने दाम भी सस्ता कर दिया, उसने कीमत भी सस्ता कर दिया, जिसका भारत को फायदा मिल रहा है। और अमेरिका जो रूस पर इतने प्रतिबंध थोप रहा है, उसने भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि ये माना कि भारत जिस वजह से आयात कर रहा है वो सही है, भारत की नीति इस मामले में सही है। साथियों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अर्थात जो समर्थ होता है उसका दोष नहीं होता, वो भेदभाव रहित होकर काम करता है। और उन्होंने जो अगली लाइन में कहा, रवि पावक सुरसरी की नाई, जैसे सूर्य, अग्नि, तालाब, नदियां मतलब जल, ये भी भेदभाव के दोष से रहित होकर काम करते हैं। और साथियों, आपको ये भी याद होगा कि जब चीन से भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी, तब लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास के इसी भाव को प्रकट करते हुए कहा था कि भारत भेदभाव रहित नीति पर चले, इसके लिए उसका सशक्त होना जरूरी है, सामर्थ्यवान होना बहुत ज़रूरी है। और हम मानते हैं कि इस ताकत को अर्जित करने के लिए एक सशक्त नेतृत्व का होना ज़रूरी है, और जो प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हम सबको मिला है। और यही वजह है कि हर क्षेत्र में भारत पूरी शक्ति के साथ अपनी नीतियों को अमली जामा पहना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।